हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 का बहुत इम्पोर्टेंट जो है, इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मात्रक है और कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 4 मार्च को जो आपका फिजिक्स का पेपर है कक्षा 12 का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें से ज़रूर आपके 80 से 90% क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर फंसेंगे, जितना हम आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक ना, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये दो होता है इसका मात्रक, तो एकदम ध्यान में रखना है आपको। ये दोनों एकदम इम्पोर्टेंट हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला एकदम लेकर के आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है, ठीक ना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपसे मात्रक ही पूछिए, आपसे मात्रक पूछ करके राशि पूछ सकता है कि यह मात्रक किस राशि का है, ठीक ना। तो एकदम ध्यान रखना है। गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक तो आपको पता ही होगा, ओम। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या इसे वोल्ट भी कहते हैं, ठीक ना। तो विभव का मात्रक V बराबर W/Q होता है ना, तो W का जूल हो जाएगा, Q का कूलम हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम या इसे वोल्ट भी कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। यहीं पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो यहाँ आपका 1 से लेकर के 9 तक, ठीक ना, ये आपके इम्पोर्टेंट एकदम जो है मात्रक हैं। और मात्रक आपका पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा। फर्स्ट पार्ट से ही पूछा जाता है मात्रक ज़्यादातर करके, सेकंड पार्ट 2 से जो है मात्रक बहुत कम आते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यान से देखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियम दिखाते हैं, ठीक ना। पहला है कि कूलाम का बल न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। तो कूलाम बल जो होता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक ना। तो वह जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है, यानी न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम का पालन करता है कूलाम का नियम, ठीक ना। ये भी पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर शून्य होता है। तो खोखले गोले के भीतर, यानी गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है, ठीक ना। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। I बराबर NA/VDE, आई धारा हो गई और VD क्या है, अनुगमन वेग है। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। तो धारा घनत्व J बराबर I/A, ठीक ना। अगर हम आपको कहीं दूसरे पेज पर दिखाएं तो आप जानेंगे कि धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो I की वैल्यू NVDE रख देंगे, ठीक ना। तो A से A कट जाएगा तो क्या आ जाएगा NVDE, ठीक ना। ये रिलेशन आता है। तो आगे देखिए, आगे आपका है किरचॉफ के नियम पर आधारित है, ठीक ना। कि किरचॉफ का नियम जो है किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। एकदम ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है या बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ठीक ना। अगर हम आपको दोनों नियम लिख करके दिखाएं, ठीक ना, अगर हम आपको दोनों नियम लिख करके दिखाएं तो प्रथम नियम होता है संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक ना, सिग्मा I बराबर 0, ठीक ना। तो ये जो है आपका आवेश, ठीक ना, क्या है, आवेश संरक्षण का पालन करता है। और दूसरा होता है बंद पास का नियम, ठीक ना, यानी सिग्मा IR बराबर सिग्मा E।
तो यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ एनर्जी जो है बराबर है, यानी ये ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, ठीक ना। ये बंद-पास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स बना करके दिए थे तो उसमें हम आपको कहे हैं कि आप उसे तैयार कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल पूछे या इस नियम को पूछे, जरूर पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे धारावाही चालक, यानी किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तार है, ठीक ना, और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो सकता है, तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित मतलब आवेश, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह होता है तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो धारावाही चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, ठीक ना। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक ना। लॉरेंज बल की परिभाषा भी पूछ सकता है, तो इसे आप एकदम नोट बनाए रखिए और लॉरेंज बल को आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल लगता है जिसकी दिशा कण की गति, ठीक ना, यानी कण के चलने की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक ना, ऐसे आप याद कर लीजिए। फिर है धारावाही कुंडली। धारावाही कुंडली किसका एग्जाम्पल है, धारावाही कुंडली, तो धारावाही कुंडली जो है चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक ना, चुंबकीय द्विध्रुव पर आधारित है। यहाँ से आप याद रखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, यम होता है, और यम बराबर होता है NIA, ठीक ना। यन को अगर हटा दीजिए, अगर कुंडली में फेरों की संख्या मत लीजिए, तो यम बराबर IA, तो ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। टाउ बराबर MB साइन थीटा, याद है, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, टाउ बराबर MB साइन थीटा। इसके बाद कहाँ पर थे, यहाँ ना, हाँ, चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर, ठीक ना। हेनरी किसका मात्रक है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप, चुंबकशीलता किसका मात्रक है, सॉरी, चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी, और हेनरी जो है स्व प्रेरकत्व का मात्रक है, ठीक ना। अभी आगे आएगा, कहीं ना कहीं आगे आएगा, तो आप जो है हमारे साथ बन रही है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत होगा तो आधी घंटा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट एकदम आपको बता रहे हैं, कल के एग्जाम में एकदम जरूर आएगा, ठीक ना। लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक ना। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्यों, ऊर्जा लेंज का नियम क्या है कि किसी कुंडली में, ठीक ना, किसी कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युतवाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है, यानी ऊर्जा संरक्षित है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। इसमें से एक क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा, एकदम एक क्वेश्चन जो है जरूर बनेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, देखिए हम एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं, आप इसमें से कम 2 उदाहरण याद रखे रहिए, ठीक ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सोना, चांदी, हीरा, पारा, जिंक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरण आप याद कर लीजिए, और कल के पेपर में देखिएगा एक प्रश्न इसमें से जरूर पूछेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, सॉरी, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, निकिल और कांच, ठीक ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ आयरन, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नेटाइट, ठीक ना। तो आयरन, कोबाल्ट याद रखिए, सोडियम मैग्नीज याद रखिए, सोडियम या एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ठीक ना। तो ऐसे आप इसका कुछ टिक बना लीजिए और याद करिए, एकदम जरूर आएगा, एकदम धैर्य बनाए रखिए आप। अब देखिए आप यहाँ जो है प्रत्यावर्ती धारा में से बहुत इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं। प्रत्यावर्ती धारा में औसत शक्ति आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। VI के बीच ग्राफ दे करके और कलांतर दे देगा, ठीक ना, और कलांतर यहाँ कितना है, फाई है। और बहुत एकदम जो है इस पर आसान सवाल पूछेगा कि अगर फाई 90 तो औसत शक्ति 0 होगी, क्यों, क्योंकि अगर फाई को 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। तो 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय 0 कब होता है, तो जब VI के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, ठीक ना। वैसे अगर कलांतर दे करके आपसे P की वैल्यू पूछे तो आप निकाल लीजिएगा VRMS IRMS, ठीक ना। अब VRMS IRMS निकलेगा कैसे, तो जो समीकरण दिया रहेगा,
ठीक ना। ऐसे देखिए देखिए आपको दिखाते हैं, ये ब्लर हो रहा है ना, इसे हम सही कर दें। देखिए ऐसे आपको दिया रहेगा कि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी, या तो इसमें प्लस फाइव जोड़ा हो, चाहे इसमें प्लस फाइव जोड़ा हो, या चाहे इसमें से माइनस फाइव घटाया हो, ठीक ना। अगर ऐसे माइनस भी फाइव किया है या किसी में प्लस भी फाइव किया है तो समझिए कि फाइव ही कालांतर है। फाइव का मतलब यहाँ एंगल कुछ रहेगा, ठीक ना, पाई/3, पाई/2, पाई/4 इस तरह से रहेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से आई नॉट, ठीक ना, आई नॉट में भाग करेंगे कड़ी में 2 से तो IRMS आएगा, और वी नॉट में भाग करेंगे कड़ी में 2 से तो VRMS आएगा, ठीक ना। तो IRMS VRMS ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं VRMS और IRMS की वैल्यू, ठीक ना। अब यहाँ पर औसत मान भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि आई मीन का कितना होता है, तो 2/पाई आई नॉट, ठीक ना, यानी आई नॉट का 2/पाई गुना, इस तरह से भी मीन यानी विभव का औसत मान, तो 2/पाई वी नॉट, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 1 नंबर पूछे या न्यूमेरिकल पूछे, जरूर पूछता है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति कब पैदा होती है, तो जब एलसी परिपथ में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, ठीक ना। एलसी परिपथ में जब परिपथ की प्रतिबाधा शून्य होती है, ठीक ना, यानी एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति क्या आती है, यह बराबर 1/2 पाई अंडर LC। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति बताइए, तो एक्सएल बराबर एक्सी, तो ये LC परिपथ में भी होता है और LCR परिपथ में भी होता है, ठीक है। और आवृत्ति का फार्मूला यह बराबर 1/2 पाई अंडर LC, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। 7 परिपथ आपको हम पढ़ाए हैं, 7 परिपथ में से 1 से 2 परिपथ जरूर आएगा, 100% आएगा, तो आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ, LC, LR, CR, LCR, ये 7 परिपथ एकदम ध्यान में रखिएगा, जरूर इससे से आएगा, ठीक ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर किस घटना पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है, ठीक ना, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर। ये 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक ना। इसमें जो है ध्यान रखना है कि किसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और किसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ठीक ना। तो जो ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई क्या करेगा, ऊंचाई जो है लो को हाई में बदलेगा, तो प्राथमिक में कम फेरे रहेंगे, द्वितीयक में अधिक रहेंगे। अपचाई में क्या होता है, प्राथमिक में ज्यादा फेरे रहेंगे, द्वितीयक में कम रहेंगे, ठीक ना। आइए अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 फिजिक्स का, वायु का अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है, तो परावर्तन में बहुत ज़्यादा नहीं पूछने की संभावना है, ज़्यादातर अपवर्तन से ही आता है, ठीक ना। वायु का अपवर्तनांक 1 याद रखिए, ठीक ना, नहीं याद रखेंगे तो कभी कभी पूछ देता है वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक ना। 1 स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी आपको याद रखना है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटा में साइन R बराबर n, या चाहे 1n/2, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम यहाँ पर। इसके बाद पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके साथ आपका क्रांतिक कोण, ठीक ना, ये सब आप एकदम आज रात में रिवाइज कर लीजिए। क्रांतिक कोण, ठीक ना, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित प्रकाशिक तंतु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल भी है कि पानी में जो हवा के बुलबुले होते हैं वो चमकते हैं, किसके कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये सब क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं, ठीक ना। अब एक देखिए, ये हाई स्कूल में इसी पर एकदम प्रश्न आ गया था, ठीक ना, कि किस लेंस से जो है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल लेंस, ठीक ना। यहाँ हम लिखे हैं अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। ये हमेशा हमेशा याद रखिए अवतल लेंस में, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, तो अवतल लेंस में छोटा बनेगा, ठीक उल्टा रहेगा, ठीक है। और इनकी फोकस दूरी भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, और उत्तल की क्या होती है, उत्तल की प्लस होती है, ठीक ना। जब जोड़ते हैं
फोकस जब लेंस को जोड़ेंगे तो इनकी फोकस दूरी ऐसे जुड़ जाती है 1/f1 1/f2, और क्षमता क्या होती है सीधे सीधे जुड़ जाती है P1 + P2। तो ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, या तो डेरिवेशन या तो सवाल इससे जरूर रहेगा, ठीक ना। कांच की प्लेट, अगर कांच की समतल प्लेट है, ठीक ना, तो उसकी फोकस दूरी अनंत होगी और क्षमता 0 होगी। कैसे? क्योंकि रिलेशन क्या होता है P = 1/f। तो जब भाई अनंत होगा तो क्षमता क्या आएगी 0 आएगी, ठीक ना। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आ गया अल्पतम विचलन कोण, ठीक ना। अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, डेल्टा m = 2i - a, ठीक ना। किसी विशेष रंग के लिए अगर विचलन कोण पूछे तो क्या रिलेशन होता है, यहाँ डेल्टा भी का मतलब वायलेट बैगनी के लिए, हम यहाँ बस एक लिख दें बैगनी के लिए, तो आप डेल्टा बराबर याद रखिए n - 1 × a। अब बैगनी के लिए पूछे तो बैगनी का अपवर्तनांक रहेगा, लाल का पूछे तो लाल का अपवर्तनांक रहेगा, ठीक ना। किसका विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, उसी का विचलन कोण भी ज़्यादा रहेगा, और सबसे न्यूनतम विचलन जो है लाल रंग का होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और लाल रंग दूर तक जाता है, बैगनी रंग फैल जाता है, ठीक ना। तरंगाग्र, देखिए तरंगाग्र, तो तरंगाग्र क्या होता है कि किसी माध्यम में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक ना, जिस पर कंपन करने वाले सभी कण या चाहे जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक ना। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। हम डेफिनेशन भी लिखवाए हैं, आप सीरीज में डेफिनेशन कहीं से भी आप खोज लीजिएगा, परिभाषाएं बहुत कम हैं लेकिन इधर से ही ज़्यादा पूछता है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक ना। और प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये याद रखना है। ये किसका नियम पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक ना। न्यूक्लियनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो नाभिकीय बल। ये एकदम बहुविकल्पी में जो कई बार पूछा हुआ है और इसको लोग जो है मार देते हैं कि प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, या जो है गुरुत्व बल, इस तरह से, ठीक ना। नहीं, नाभिकीय बल होता है न्यूक्लियनों के बीच, ठीक ना। नाभिक के अंदर कौन सा बल होता है, तो नाभिकीय बल होता है, ठीक ना। एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, गामा फोटॉन की ऊर्जा, तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसके बाद और भी है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये डेफिनेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सके तो इसमें से एक डेफिनेशन जरूर आएगा, और या तो हो सके तो अभिक्रिया दे दे, ठीक ना। अभिक्रिया समीकरण दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी क्रिया है, ठीक ना। तो देख लेना है, अगर एक पदार्थ दो गो में टूट रहा है तो नाभिकीय विखंडन रहेगा, अगर दो गो, ठीक ना, दो गो यहाँ दिया रहेगा और एक गो इधर बन रहा है तो नाभिकीय संलयन रहेगा, ठीक ना। ऐसे आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जित या निषिद्ध ऊर्जा बैंड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी जो आपका चालन बैंड होता है और संयोजी बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं सब, ठीक ना। तो निषिद्ध ऊर्जा बैंड या इसको वर्जित ऊर्जा बैंड भी कहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई चलनशील कण होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्धचालक आ गया आपका, ठीक ना। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा नैज अर्धचालक, ठीक ना। इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से है। अशुद्ध अथवा बाह्य, तो इसमें जो अशुद्धि मिली रहती है, ठीक ना, जिसमें अशुद्धि मिला देते हैं अशुद्ध या बाह्य कहलाता है, और जो एकदम साधारण होता है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली रहती है उसे हम शुद्ध अथवा नैज या निज भी कहते हैं, ठीक ना। पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और एन टाइप में आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण होता है, ठीक है। विभव प्राचीर किसे कहते हैं, तो पीएन संधि जब बनती है, ठीक ना, तो उसमें जो अवक्षय परत बनती है उसी के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विभव प्राचीर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ लिखे हैं कि कोटर व इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर बनी अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक ना।
अब इसके बाद आपको पीएन संधि डायोड याद रखना है। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, तो इसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ हम लेकर के आए हैं पीएन संधि डायोड, ठीक ना, ये पूरा हम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा नोट्स है, ठीक है, पढ़ाने का काम इसी से चलता है। तो ये है पीएन संधि, ठीक ना, ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है, ठीक ना, ये पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है। तो पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डॉट डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो जब हम इसको पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को जब मिलाते हैं तो यहाँ पर संधि बनती है, ठीक ना। जैसे ही संधि बनती है तो पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि के समीप आने लगते हैं और एक अवक्षय परत का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और इस अवक्षय परत में जो है कोई भी चलनशील कण नहीं रहता है, ठीक ना। इसके विभव, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभव को हम विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम पूरा जो है लिखे हुए हैं कि पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसे पी टाइप क्रिस्टल तथा एक एन टाइप क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा जोड़कर प्राप्त किया जाता है तथा उनकी संधि पीएन संधि कहलाती है। तो ये तो हो गया पीएन संधि की परिभाषा। अब पीएन संधि डायोड बनता कैसे है, ठीक ना। तो जैसे ही पीएन संधि बनती है, एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में चले जाते हैं। ये आपस में मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। संधि के दोनों ओर उस परत को जिसमें चलनशील आवेशवाहक नहीं रहते अवक्षय परत कहते हैं। देखिए चलनशील आवेशवाहक नहीं होते हैं, चलनशील कण नहीं रहेगा, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं, ठीक ना। ये चलनशील नहीं होते, ये निरस्त हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं। इनकी मोटाई, तो मोटाई आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक ना। अवक्षय परत कहते हैं इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। तो यहाँ से अवक्षय परत की डेफिनेशन बन जा रही है, पीएन संधि डायोड की डेफिनेशन बन जा रही है। पीएन संधि डायोड बनता कैसे है, तो ये सब इसी में हो गया, ठीक ना। इसी में से आपको जो है छांट छांट के लिखना है, ठीक ना। अब जो है आपका इम्पोर्टेंट है एकदम, जो है 4 हेडिंग इसमें है, 4 हेडिंग में से 1-2 हेडिंग एकदम कंफर्म है कि जरूर आएगा। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक, ठीक ना। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक कैसे बनता है, तो पहले हम इसका चित्र आपको दिखा लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक के रूप में। तो ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ठीक ना। तो जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो संधि कहलाती है अग्रदिशिक, ठीक ना। और जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो इधर से पी क्षेत्र से कोटर संधि की ओर जाने लगते हैं और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाने लगते हैं। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर स्थापित होता है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र पी से एन की ओर स्थापित होता है, ठीक ना। जैसे ही यह संधि टूटती है, ठीक ना, जैसे यह संधि टूटती है तो एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से होते हुए तार में प्रवेश करते हैं और बैटरी से होते हुए एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इस तरह से धारा का प्रवाह जो है होने लगता है। तो ये है आपका पीएन संधि डायोड और इसमें प्रवाहित धारा को हम कहते हैं अग्रधारा। अब जो हम लिखे हैं इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना, आपको हम नोट भी करवाए हैं। पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक, देखिए जब किसी संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। यहाँ से डेफिनेशन भी बनती है कि पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक की परिभाषा दीजिए, ठीक ना। तो जब पी को प्लस से, ठीक ना, पी अब पी से प्लस भी, ऐसे आप याद रखिए, जब पी को प्लस से जोड़ देते हैं, ठीक ना, एन को माइनस है तो अग्रदिशिक कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर स्थापित हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से अधिक होता है।
पी क्षेत्र से कोटर व एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि के समीप पहुंचकर परस्पर निरस्त हो जाते हैं। जैसे इस सहसंयोजक बंध टूटता है, इलेक्ट्रॉन तार में से होते हुए बैटरी में प्रवेश कर जाते हैं और ऋण सिरे से निकलकर एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार धारा का प्रवाह हो जाता है और इस धारा को अग्र धारा कहते हैं। ठीक ना। अब आपको हम दिखाते हैं कि यह जो है पश्च दिशिक कैसे होती है। तो पश्च दिशिक में हम क्या करते हैं कि P को माइनस से जोड़ देते हैं और N को प्लस से जोड़ देते हैं। तो कोटर जो है इधर जाने लगेंगे संधि के विपरीत और इलेक्ट्रॉन भी संधि के विपरीत जाने लगते हैं। ठीक ना। ये N की ओर, बैटरी के N सिरे की ओर जाने लगते हैं और ये धन सिरे की ओर जाने लगते हैं। अब बीच में कोई बचता ही नहीं है, इसलिए जो है ये संधि की चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है और इसमें कोई धारा नहीं बहती है। ठीक ना। जब हम विभव यानी बैटरी जब हम विभव बहुत अधिक लगा देते हैं तो सहसंयोजक बंध टूट जाता है और इस दशा में जो है धारा एकाएक बहुत तेजी से बढ़ती है और यह घटना एवलांस भंजन कहलाती है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन कि जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि पश्च दिशिक कहलाती है। इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र E व आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI दोनों एक ही दिशा में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट हो जाता है। इसमें पी क्षेत्र से कोटर व एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन दोनों संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और बहने वाली धारा अति अल्प होती है, यानी बहने वाली धारा बहुत कम होती है। यदि इस दशा में, ठीक ना, यानी जब पीएन संधि पश्च दिशिक होती है, ठीक ना, आप यहाँ लिखेंगे अगर एवलांस भंजन की परिभाषा लिखना है तब लिखेंगे कि जब पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक होता है, ठीक ना, तब उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दें तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूट जाता है और उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। यह घटना एवलांस भंजन कहलाती है। ठीक। दो हेडिंग इसमें और इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। कौन वाला? पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक ना। तो ये है चित्र। देखिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है कि डायोड यहाँ एक ही लगा है और पूर्ण तरंग में 2 गो डायोड यहाँ भी लग जाता है। ठीक ना। कार्य एकदम सिंपल रहता है, चित्र भी थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये रहा पूरा इसका चित्र। यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा निवेश करते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली, ठीक ना, और यहाँ से हाई लोड प्रतिरोध RL है, इससे जो है हम धारा को बाहर कर लेते हैं। इनपुट हम किए हैं, तो इनपुट हम किए हैं प्रत्यावर्ती और हमको मिलेगा कैसा? निर्गत ऐसे मिलेगा। ठीक ना। जो है हमें जो है मिलता है कैसा? डिस्ट वोल्टेज मिलता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ हम पूरा जो है इसका कार्य लिखे हुए हैं इसमें। ठीक ना। इसमें प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगा देते हैं, जिसकी द्वितीय कुंडली S1 व S2 है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा S1 संधि डायोड के P क्षेत्र से, दूसरा सिरा S2 एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा डायोड के N क्षेत्र से जोड़ देते हैं। दिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड RL, ठीक ना, लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हम लिखें इसकी संरचना। ठीक ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक ना। अब इसकी देखिए कार्यविधि वर्क कैसे करता है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा एक बार प्लस एक बार माइनस होती है। ठीक ना। पहले आधे चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा S1 S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होने से धारा प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर होती है। ठीक ना। यहाँ जो है C से D की ओर है। ठीक। इसके बाद निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा S1 S2 के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो डायोड पश्च दिशिक होता है और आपको पता है कि पश्च दिशिक में कोई धारा नहीं बहती है।
ठीक है ना। पश्च दिशिक होने के कारण कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः निर्गत धारा केवल निवेशी वोल्टेज के आधे चक्र में ही प्रवाहित होती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति कार्य करता है। ठीक ना। अब यहाँ हम पूर्ण तरंग वाला नहीं बनाए हैं, आप बना लीजिएगा और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। बस सिंपल है, यहाँ एक डायोड लगा था ऊपर, इसमें एक और दो दोनों लगता है। ठीक ना। देखिए आपको समझा दे रहे हैं और आपको लिखना है। चित्र आप सही बनाए हैं और लिख देंगे अच्छे से तो आपको एकदम कंप्लीट नंबर मिलेगा। पूर्ण तरंग में क्या होगा कि यहाँ पर एक डायोड लगा है, ठीक ना, यहाँ भी एक डायोड लगा देंगे, ठीक ना, दो डायोड लग जाएगा तो पूर्ण तरंग। क्योंकि अगर S1 प्लस है इधर से धारा, अगर S2 प्लस तो इधर से धारा, ठीक ना, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक बार प्लस तो एक बार माइनस। जब I प्लस रहेगा तो I माइनस रहेगा, I प्लस रहेगा तो I माइनस रहेगा, ठीक ना। तो आप नेक्स्ट वीडियो का, अब तो फिजिक्स है तो फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आप शिवा सर के चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक ना। अब जो है आप एकदम अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।